Beta, today I am going to discuss some important questions, just kind of a revision for the solid state. As we completed the solid state, हमने उसके न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलेस देख लिए, एक बार रिवीजन हो गया, तो एक लास्ट रिवीजन कर लेंगे बेटा। उस रिवीजन ऐसा है कि सॉलिड स्टेट में से जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पर्टिकुलर कंसेप्ट में से, वो कंसेप्ट के एक एक क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में डिस्कस करा के दूंगा कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए नीट में या आईआईटी मेंस में तो सॉल्व कैसे करना है, वी विल डू फॉर दैट वन। तो आज का जो छोटा सा क्लास है, इट इज ओनली फॉर द सॉलिड स्टेट। और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं और चांसेस भी है कि ऐसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे भी जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, आईआईटी में या हमारे नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो आई वांट टू डिस्कस विथ यू दिस ऑल द पार्ट। जरा ध्यान से देखिए, प्लीज लिसन हियर, राइट बेटा। क्वेश्चंस है ये वाले जो क्वेश्चन मैं करा के दे रहा हूँ, सो इट इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन, बेटा हमारे पास अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे और यूनिट सेल है, उसमें से क्वेश्चन डिपेंड है ये वाला। देखिए पहला, सर नंबर ऑफ एटम्स, बेटा नंबर ऑफ एटम्स इन इन यूनिट सेल ऑफ सोडियम। आप जानते हो सोडियम, यहाँ पर यूनिट सेल ऑफ सोडियम, और उन्होंने बोल दिया कि एक्चुअली सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम रेस्पेक्टिवली आर। बेटा यहाँ पर चार ऑप्शंस भी दे दिए, 4,4, देन 4,2, देन 2,4 एंड देन 1,1। देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया है, अब आपको इसको बताना है कि व्हाट इज नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम एंड नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल ऑफ मैग्नीशियम। बेटा आपको यूनिट सेल ऑफ सोडियम और यूनिट सेल ऑफ मैग्नीशियम अगर देना है तो डेफिनेटली उनका काम है कि वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि बेटा इनकी जो लैटिस है, ये क्रिस्टल का टाइप क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन भी किया था कि इट इज ए बीसीसी टाइप ऑफ द क्रिस्टल, और मैग्नीशियम की बात करो बेटा, इट इज ए एफसीसी टाइप ऑफ द क्रिस्टल। ये टाइप ऑफ द क्रिस्टल भी दे दिया है। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम कितना आएगा। तो कैसा करना चाहिए बेटा, थोड़ा सोचो आप। बीसीसी टाइप ऑफ द क्रिस्टल, एफसीसी टाइप ऑफ द क्रिस्टल, इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। आप जानते हो बेटा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल के लिए अगर आप सिंपल की बात करो तो सिंपल में बेटा z की वैल्यू 1 है। ये z क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। आपको कैसे मालूम सर, बेटा सिंपल मालूम, जानते हो क्यूब के सारे कॉर्नर में एटम प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा एक एटम एक कॉर्नर में है तो कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो आप क्या कर लिए बेटा, 8 इंटू 1/8 करा लिए, तो आपको z की वैल्यू सिंपल के लिए 1 आती है, क्योंकि वो सिंपल है जिसको आप प्रिमिटिव भी कहते हो। वेरी गुड सर। अगर मैं बीसीसी की बात करूं, याद आ रहा बेटा बीसीसी, बेटा बीसीसी में क्या होते थे, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। एट द सेम टाइम एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। बेटा क्यूब के सेंटर में भी चले गया। अब आप सोचो कॉर्नर में है तो 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8 1। बॉडी के सेंटर में है तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। टोटल वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 2 आ रही। तो मैं बोलूंगा हमारी बीसीसी की जेड की वैल्यू 2 आना चाहिए। भाई ये यूनिट सेल ऑफ सोडियम है, बीसीसी है, तो इसकी नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल मतलब जेड की वैल्यू कितनी आनी हो, जेड की वैल्यू 2 आनी हो। बेटा पहले वाले की वैल्यू 2 कहीं है क्या, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, 1 है, टाइम बचाना है, जेड की वैल्यू 2 आ गई, आंसर 3 पकड़ के राइट मार दो। सर 4 भी आती क्या, बताओ ना सर। भाई क्यों नहीं बताएंगे, सिंपल बता दिया मैंने, जेड की वैल्यू 1, बीसीसी में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, जेड की वैल्यू 2, तो सर एफसीसी पे आ जाओ। ठीक है सर। देखिए बेटा एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी के लिए एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अच्छी बात है सर, कॉर्नर में कितने कॉर्नर है बेटा, 8 कॉर्नर्स। कंट्रीब्यूशन कितनी दोगे आप, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। वेरी गुड बेटा। एफसीसी बोला तो फेस के सेंटर में 1 2 3 4, पीछे आगे कितने फेस सेंटर्ड है भाई, 6। कंट्रीब्यूशन 1/2 मिला लो, 3 3 + 1, जेड की वैल्यू इसकी 4 आती है।
आ गया ना सर आपका आंसर? आया नहीं आया? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या होना, आपको ये मालूम होना कि बेटा सिंपल है, मतलब सिंपल है, प्रिमिटिव है, तो नंबर ऑफ एटम, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर नहीं है, जेड का मतलब हाइब्रिडेशन वाला जेड नहीं है बेटा। ये जेड क्या है? तो आपने बोला सर ये जेड है हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। आपने मेरा क्लास ठीक से सुना होगा तो आपको ये याद भी आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की वैल्यू थी, जेड की वैल्यू 1, सिंपल प्रिमिटिव 1, बेटा बीसीसी 2, एफसीसी 4, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड आ रहा है, पूरे 8 कॉर्नर में आएंगे और अप एंड डाउन अपोजिट फेसेस के सेंटर में 2 आ जाते हैं। तो 8 इंटू 1/8, 1 तो लगा दिए। अब फेस सेंटर कितने? 2, कंट्रीब्यूशन 1/2, है ना भाई, कंट्रीब्यूशन 1/2, 2 इंटू 1/2 फिर 1, तो एंड सेंटर में जेड की वैल्यू 2 आ जाती है। पूछा कुछ भी नहीं सर। सोडियम बीसीसी है, मैग्नीशियम एफसीसी है, नंबर ऑफ एटम इन द पर यूनिट सेल, इसकी जेड की वैल्यू 2, तो इसकी जेड की वैल्यू 4। आपका आंसर थर्ड ऑप्शन है। राइट बेटा, सबको समझ में आया? वेरी गुड, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आगे वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा, बता दो। वेरी गुड, ये वाला। अब आगे देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ, बेटा क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, मेंस में तो पूछता ही है, हमारे नीट में भी पूछता है बेटा। आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसमें आपको ये मॉडल बहुत मिलेंगे। 10 की पावर 21 यूसी यूनिट सेल, फिर बाद में आएगा 1.28 इंटू 10 की पावर 21 यूनिट सेल, और फोर्थ वाला भाई 1.71 इंटू 10 की पावर 21 यूनिट सेल। 4 ऑप्शन बना दिए और पूछा कि हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। थोड़ा सोचो बेटा इसके लिए, हाँ बेटा थोड़ा सोचो क्या हो सकता है आंसर, क्योंकि इसमें आपको दिया है NaCl का मास 1 ग्राम, वेरी गुड, और आपको पूछ रहा है इस 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है। चलो गेट इट बेटा, थोड़ा सोचो। बेटा NaCl की मॉलिक्यूलर वेट कितनी है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl 58.5, राइट, 58.5, वेरी गुड। अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, ध्यान से देखिए बेटा, कुछ कुछ चीजें है ना डायग्राम से समझ में आ जाता है बच्चों को, डायरेक्ट तो नहीं आता है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सुनो, ऐसा डार्क वाला होता है ना, ये Na+ की आयन है, और ऐसा वाला होता है तो Cl- की आयन है। तो बेटा अगर ये मेरी पॉजिटिव आयन होगी तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, बेटा ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये पूरे डब्बे में डार्क वाले आयंस कितने हैं? 4। ऐसे वाले कितने, व्हाइट वाले? 4। मतलब आप देखिए बेटा, NaCl, NaCl कितने हो गए? 2, NaCl, NaCl कितने हो गए? 2, टोटल NaCl कितने आ गए? 4। तो ऐसा लिख सकते हैं सर हम बेटा, एज वन यूनिट सेल हैज हाउ मेनी पेयर ऑफ NaCl, एक 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 यूनिट सेल के अंदर कितने NaCl के पेयर है? 4। कैसे? Na+Cl-1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अपोजिट होते हैं ना। तो एक यूनिट सेल में 4 पेयर ऑफ NaCl है, सॉरी बेटा, एक NaCl में आपके पास कितने? 4 यूनिट सेल ऑफ NaCl है, राइट। अब आप एक काम कीजिए, एक NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है बताइए?
58.5। तो हम लिखेंगे बेटा मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल टू 58.5 ग्राम। लेकिन आपके पास में एक यूनिट सेल में कितने आगे बेटा, आपके पास देखिए 4 पेयर आ रहे, तो बेटा एक NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 है, तो 4 पेयर में कितने आते, 4 इंटू ये। क्यों? क्योंकि एज 1 यूनिट सेल contain 4 पेयर ऑफ NaCl। तो बेटा उस 1 यूनिट सेल में अगर मैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl लेना चाहूं तो कितना आएगा बेटा, 4 इंटू NaCl की मॉलिक्यूलर मास कितनी है, देखिए 58.5। अब पूछा क्या है हमसे, देखिए बेटा दे आर आस्किंग द मास ऑफ, अभी हमको यहाँ पर जो दिया है ना 1 ग्राम दिया है, तो ये 1 मोल की इतनी वैल्यू है, तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl, पहले ये निकालो। तो बेटा 1 मोल की इतनी वैल्यू, 1 यूनिट सेल की कितनी वैल्यू, कर लो दिस बाय 1 मोल, 4 इंटू 58.5 बाय 1 मोल। सर 1 मोल को तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 58.5 बाय Na ग्राम लिख सकते हो ना बेटा। 1 मोल इज नथिंग बट द अवोगाड्रोस नंबर, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, Na ग्राम। बेटा Na ग्राम ये जो आ गया दैट इज द मास ऑफ 1 यूनिट सेल हो गया। अब ये बताइए बेटा नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 ग्राम कितने, देखो यहां पर एक यूनिट सेल का मास इतना ग्राम है, इसको क्लियर कर दूं मैं, देखो यहां लिख रहा हूं सर, एक यूनिट सेल है ना, एक यूनिट सेल 4 इंटू 58.5 बाय Na ग्राम आता है। सर हमको तो यहाँ पर 1 ग्राम दे दिया, अरे वाह भाई 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल, तो आप बोलना 1 ग्राम में x यूनिट सेल। सर क्या आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हो, भाई क्यों नहीं करा सकते, करा लेंगे। x इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बाय 4 इंटू 58.5 बाय Na, चले गया Na ऊपर, तो इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल। सॉल्व करके देखो बेटा कितना आता है, 1/4, ठीक है ना, 1/4 इंटू 1/58.5 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, सॉल्व करके देखो आपको आसपास आंसर आता है 10 टू द पावर ऑफ 21, तो सब में ही दिख रहे हैं राइट। 6.023 कर लो ना भाई, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बाय 4 इंटू 58.5 यूनिट सेल 4 राइट, 2 3 3/2 1.5 1.5 60 मतलब 15 60 कर लिए तो आएगा 3 पॉइंट समथिंग आता है। 3 है क्या भाई, यहाँ नहीं है, ये 1 2 पे जा रहा है, ये भी 2 पे जा रहा है, ये 6 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है। बेटा आंसर आपका ये आएगा 2.57 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 21 यूनिट सेल राइट। और एक बार देखो बेटा, मैं आपको और एक बार बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को जितनी बार आप करोगे उतनी बार अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन से बेटा एक नया मॉडल मिल जाता है कि ऐसे मॉडल भी हमको है ना IITs में पूछा जाता है और हमारे नीट एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्लीज देख लीजिए बेटा, उन्होंने पूछा कि मैंने आपको NaCl का 1 ग्राम NaCl दिया है, कितना, 1 ग्राम का NaCl दिया है भाई, और पूछ रहा है कि उस 1 ग्राम के NaCl में कितने यूनिट सेल है। तो जब भी आपको 1 ग्राम कोई सॉल्ट दे दे और नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछे, पहले आप 1 मोल की बात कीजिए। कैसे, सुनो, एक क्यूब के अंदर कितने पेयर ऑफ NaCl है, तो बोलेंगे एज 1 यूनिट सेल कंटेन 4 पेयर ऑफ NaCl। तो बेटा मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl कितना होगा उस यूनिट सेल में, भाई ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl इन दैट यूनिट सेल कितना होगा भाई, 1 मोल है तो 58.5, 4 पेयर है तो 4 इंटू 58.5, ये आपका 1 मोल का हो गया। तो आप देखिए 1 मोल ऑफ NaCl की इतनी मास है, तो बेटा 1 मोल मतलब जानते हो ना, अवोगाड्रोस नंबर ऑफ यूनिट सेल की मास इतनी है, तो भाई एक यूनिट सेल की मास कितनी होगी, तो ये आ गई, अवोगाड्रोस नंबर ऑफ यूनिट सेल की मास इतनी है, तो एक यूनिट सेल की मास इतनी आ गई राइट। अब देखो पकड़ो, दिस इज द मास हैविंग 1 यूनिट सेल, दिस इज द मास हैविंग 1 यूनिट सेल, तो 1 ग्राम हैविंग हाउ मेनी यूनिट सेल x। अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर
आपके सामने में, राइट बेटा? प्लीज नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो इसको भी, ठीक है? स्क्रीनशॉट, राइट? बेटा थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन ए कंपाउंड, सर इन ए कंपाउंड atoms of element Y, but atoms of element Y form CCP lattice, right? Cubic close packing lattice, and those of element X occupies 2/3 of TV. आप जानते हो TV क्या है, OV क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. The formula of the compound will be, the formula of the compound will be, बेटा फर्स्ट ऑप्शन है x4y3, सेकंड ऑप्शन है x2y3, थर्ड ऑप्शन है x2y, एंड फोर्थ ऑप्शन है x3y4. सोचो बेटा ये वाला भी कैसे करना है. बेटा सीसीपी का लैटिस है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, x occupied 2/3 of the TV. The formula of the compound will be कितना? आपको एक काम करना है, नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले निकालना है. बेटा आप जानते हो एक कंसेप्ट है, नंबर ऑफ एटम्स अगर आपके n होंगे तो बेटा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड भी 2n हो जाएंगे. सर ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो बेटा. यही तो कंसेप्ट था जो मैंने आपको पहले सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था कि आपके यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स अगर n है तो उसके ओवी भी उतने ही होंगे, n नंबर ऑफ स्पेयर्स, तो ओवी भी n हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ स्पेस n है, तो ओवी भी n और टीवी उसके ट्वाइस हो जाएंगे, दैट इज 2n. बेटा यहाँ पर सबसे पहले ढूंढो आपको n कितना दिया है. कंपाउंड में एटम ऑफ द एलिमेंट Y फॉर्म CCP, पकड़ में आ गया. सर आपके पास Y एटम्स कितने हैं? 4. कैसे मालूम? CCP मतलब 4 ही तो होता ना. क्यूबिक क्लोज पैकिंग भाई, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, नथिंग कॉल्ड एज ए FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोल सकते हो. जहां पर ये बता रहा है कि CCP का मतलब है आपकी Z की वैल्यू 4 है, मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल इज इक्वल टू 4. अब करते चलो, आपको सबको मिल जाएगा आंसर. ढूंढो बेटा आंसर क्या आएगा. Y एटम तो 4 मैंने निकाल दिया है, तो X एटम कितना है? 2/3 ऑफ द टीवी. बेटा अगर Y एटम आपके 4 है, Y एटम आपके 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4. तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 8. अब क्या बोल रहा? X ऑक्यूपाइज कितनी बेटा? 2/3 ऑफ टीवी. तो बेटा 2/3 ऑफ टीवी कितने? 8 है. देख लो ना बेटा, टीवी कितने आपके पास? 8. 8 इंटू 2 16/3 हो गया. फॉर्मूला बना के देखो आप, ये आपका y का है, ये आपके x की वैल्यू है, दोनों को मिला लो सर, ये x है ये y है. बेटा 8 इंटू 2 भाई 16/3, ये कितनी आ रही? 4 आ रही. करके देखो बेटा कितना आएगा, सॉल्व करके देखो ना. तो मैं सॉल्व करने चलो, 4 1 जार 4 4 जार बाई x4/3, ये 1 3 चला ऊपर, x4/y3. ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या सर? x4, वेरी गुड, पहला ऑप्शन आ गया. इज इट क्लियर? x4/y3. मतलब ये फॉर्मूले में, ये क्वेश्चन में आपने क्या किया है, ध्यान से देखिए बेटा.
आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ एटम पता करने की कोशिश की है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये नंबर ऑफ एटम है? यहाँ लिख के दिया उसने, एटम ऑफ द एलिमेंट वाई फॉर्म द सीसीपी। सीसीपी का आना मतलब जेड की वैल्यू कितनी होती, 4, मतलब वाई एटम 4 है तो ओवी भी 4 होंगे, टीवी 8 होंगे। बोल रहा कि एक्स ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द टीवी, लगा दो भाई 2/3 ऑफ टीवी। अब एक्स की वैल्यू 16/3, वाई की वैल्यू 4, रेशो करा लो, सॉल्व करा लो, आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। राइट सर, लिख लो बेटा इसको भी। लिख लिए, वेरी गुड बेटा। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्यों करा के देना है मालूम, कि ये एक मॉडल है बेटा, इस मॉडल को एक बार आप रिवीजन कर लो, आप कैसे उस चैप्टर में से एग्जामिनर के पास कोई बचेगा भी नहीं कि आपको पूछने के लिए। तो समझ में आ जाएगा कि सुधीर सर ने बच्चों को ऐसा ट्रेन करा के रख दिए कि डेफिनेटली हमारे बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो गए, ऐसा हो जाएगा। और बेटा मेरा काम भी तो वही है, मैं आपको इतना ट्रेन करा दूं इस टॉपिक में कि आपको आधी नींद में भी किसी ने उठा लिया तो आप आंसर कर सको। बेटा कॉपर क्रिस्टलाइजेस in FCC, face centered cubic, with a unit cell length of 361 picometer. What is the radius of, हाँ बेटा, what is the radius of copper atom? Right बेटा, 157 picometer, 181 picometer, 108 picometer और 127 पिकोमीटर। देखो भाई ये कैसे करना है, आपको दिख रहा है वहां पे कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, पहला काम तो यही हो गया। फिर बोल रहा यूनिट सेल की लेंथ भी दे दी है, एज लेंथ बोलते हो आप, वेरी गुड। और पूछा कि रेडियस ऑफ द कॉपर एटम कितनी है। पकड़ लो बेटा, पकड़ लो। फेस सेंटर्ड क्यूबिक है भाई। हाँ देखो बेटा, ये आपका क्यूब है और इस क्यूब में उन्होंने बोला कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक अगर दे देता है तो फेस डायगोनल को उठा लो। ये क्या है सर आपकी फेस डायगोनल, ये वाला ये वाला ये वाला। बेटा फेस डायगोनल और ये वाला पकड़ लो। अगर आपकी ये वैल्यू ए है, ये भी आपकी ए है, तो ये कितनी होगी बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू दिस इज अ वैल्यू ऑफ होल स्क्वायर। कर लो ना सर भाई, ये ए है, बी है, सी है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है सर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बेटा ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो क्या आ गया 2a स्क्वायर आ रहा। ये क्या है बेटा आपकी फेस डायगोनल है। आप जानते हो फेस डायगोनल में कितने आते हैं, बेटा यहाँ पर है ना, ये एक रेडियस ऐसा आएगा, दूसरा रेडियस ये आएगा और तीसरा वाला सर्कल ये आएगा, तो टोटल कितने रेडियस आ रहे काउंट कीजिए। यहाँ से यहाँ एक, बेटा यहाँ से यहाँ दो, यहाँ से यहाँ तीन और यहाँ से यहाँ चार। आर 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 कितने आ रहे हैं, 4 आर आ रहे हैं। तो सर ये 4 आर है उसकी स्क्वायर, भाई ये 4 आर है उसकी स्क्वायर। कोई समझ में आ रहा है सर, अरे वाह। सर 4 आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into a स्क्वायर। सर 4 आर इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ए। आ गया बेटा, एफसीसी दे दिया, फेस डायगोनल पकड़ लिए, सॉल्व कर लो, ये आ गया। बेटा पूछा है आर, तो आर इक्वल टू कितना होता, √2 into a/4। सर ये तो बता रहा है कि आपको ए की वैल्यू 361 पिकोमीटर है या नहीं है सर, तो डाल दो ना भाई, √2 into 361/4। यूनिट्स पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर में रहने दो।
बेटा √2 की वैल्यू 1.414 होती है। हाँ भाई 1.414। अब 1.4 यहाँ पर है 4 इंटू 361। सॉल्व करके देखो बेटा, आसपास 120 के पास आता है, 127 पिकोमीटर कहीं मिलता है। यस सर, सॉल्व कर लो, आ जाता है बेटा। पर आपको लाके देना, यहाँ पे लाके देना सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्या? एफसीसी दे दिया, फेस डायगोनल पकड़ लिए, सॉल्व करते आओ, आपको रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन मिल गया। बेटा एज लेंथ दिया तो आर पूछता है, कभी कभी उल्टा कर देगा, आर दे देता एज लेंथ पूछ लेता। तो यही मेथड अप्लाई करना है, राइट? देखो बेटा, क्या आपको सही में समझ में आ रहा है? आर एबल टू अंडरस्टैंड? वेरी गुड, वेरी गुड। बना लो बेटा, बना लो। चलो नेक्स्ट वन। सर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बेटा धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं होता है, बट कर तो रहे। ऐसा तो नहीं कि आप बैठे हैं मैं भी बैठा हूं। समथिंग वी आर डूइंग, एक एक नया नया मॉडल मिल रहा है। और रिपीटेशन तो कुछ भी नहीं चल रहा है कि सर रिपीट कर रहे हो ना बेटा, रिपीटेशन नहीं चल रहा है, कुछ नई नई चीजें मिल रही है। तो सारा एक एक नया नया कंसेप्ट ही तो आपको आ रहा है सॉलिड स्टेट का, राइट? अब आएंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पे आइए। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे दिया है द एज लेंथ ऑफ द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी of ionic substance is 508 picometer। हाँ बेटा 508 दिया है, 508 पिकोमीटर। ये आपको एज लेंथ दे दिया। एज लेंथ जानते हो क्या है? हाँ सर, वेरी गुड, वैल्यू ऑफ ए, राइट। इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन, बेटा if the radius of the cation is 110 picometer, then calculate radius of anion। अरे कैटायन की दे दिया, एनायन की पूछ लिया। बेटा 144 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर, 398 पिकोमीटर, 618 पिकोमीटर। ढूंढो बेटा इसका आंसर कैसा आएगा। अब आपको एज लेंथ दे दिया, रेडियस ऑफ कैटायन भी दे दिया और रेडियस ऑफ एनायन भी दे दिया। सोचो, हमने कहीं ना कहीं एक एफसीसी का अरेंजमेंट पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो रहा होगा तो सोचो बेटा, एफसीसी के अरेंजमेंट आपको दिया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसमें रेडियस ऑफ कैटायन टू एनायन का डिस्टेंस क्या था एज लेंथ में, देख लीजिए। बना के दूं मैं? राइट, देखिए बेटा ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, अच्छी बात है। बेटा यहाँ पर ये आपकी एज लेंथ है, सर ये भी अच्छी बात है। बेटा ये एज लेंथ को अगर आपको याद हो रहा होगा, एफसीसी के लिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए बताया गया था कि ये वाला जो एटम कॉर्नर में होगा, बगल वाले एटम कॉर्नर से टच होगा। अब आप जानते हो सुधीर सर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सुधीर सर की ड्राइंग अच्छी नहीं हो सकती है। अच्छी हो सकती है क्या? नहीं ना? हाँ बेटा मेरी ड्राइंग ही अच्छी नहीं है, बस सब कुछ ठीक है। तो ये मेरी एज लेंथ है जिसके ये कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम अटैच है। तो सर मैं ऐसा लिखूं कि एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r कर दो। भाई ये r और r नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? और आपको ये भी याद है आयनिक सब्सटेंस है, तो भाई ये कैटायन होगा तो ये एनायन होगा। तो सर 2r लिखने के बजाय रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन लिखे तो काम नहीं चलेगा? हाँ बेटा, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन लिखे तो काम नहीं चलेगा? चलेगा ना। जबकि ये r प्लस r था, दैट इज 2r था। तो 2r मतलब आप क्या करोगे बेटा, ये रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन जो है उसको आपको अगर इन दोनों को इक्वलाइज करना है तो क्या कर सकते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू दिस। क्या हो गया? एज लेंथ बाय 2, राइट बेटा। एफसीसी अरेंजमेंट के लिए
edge length should be divided by 2, then only we are getting the radius of cation to radius of anion. ये आता है रिलेशंस. अब आपके पास दिया क्या है सर, ए दिया है 508, 58 नहीं है सर, 508 बाय 2. बेटा रेडियस ऑफ कैटायन पकड़ो 110, रेडियस ऑफ एनायन पूछा है, सॉल्व कर लो, आंसर ला लो और ढूंढ लो. बोलो बेटा आपको क्या आंसर आ रहा है? जो आंसर आपको आ रहा वही आंसर मुझे भी आ रहा है. बोलो क्या आंसर आ रहा है आपको? वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ हाँ सही है, 144 पिकोमीटर. तो बेटा अब देखो रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया, एनायन दे दिया, एफसीसी की अरेंजमेंट है. करना क्या है, ये वाला इसको अटैच है, ये कैटायन तो वो एनायन. एज लेंथ इज इक्वल टू 2r लिखते हो भाई. एज लेंथ इक्वल टू 2r मतलब क्या होगा, 2 नीचे आ गया, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, दैट इज इक्वल टू, आपको कैटायन की वैल्यू दे दी है, एनायन की पूछी है, सॉल्व कर लीजिए. 144 पिकोमीटर इज द आंसर फॉर दैट वन. राइट सर. अब और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा है. आपको मैंने बताया था बेटा टेबल याद करना है. WOF, which of the following exist as covalent crystal in the solid state. भाई पहला वाला था सिलिकॉन, दूसरा वाला था सल्फर, थर्ड वाला है फॉस्फोरस, फोर्थ वाला है आयोडीन. आपको याद है जब सॉलिड स्टेट मैंने पढ़ाया था तो बताया था बेटा ये जो टेबल होता है ना आपका, राइट, क्रिस्टलाइन वाला, वो टेबल याद करना है. मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड वाले, जहां जहां वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, पूरे वो टेबल को एक बार देख लेना, एनसीईआरटी में जो दिया है. राइट. अब यहाँ पर पूछा है कोवेलेंट क्रिस्टल कौन सा है. राइट. तो कोवेलेंट क्रिस्टल कौन सा होगा भाई? सिलिकॉन इज द कोवेलेंट क्रिस्टल, क्योंकि ये ऐसा कोवेलेंट क्रिस्टल है, इट कैन एग्जिस्ट इन द व्हाट, सॉलिड स्टेट. सर क्या आयोडीन नहीं होता है? क्या फॉस्फोरस नहीं होगा? क्या सल्फर नहीं होगा? नहीं बेटा, अगर आपको इस सॉलिड स्टेट में देखना है तो सिलिकॉन कैन एग्जिस्ट एज ए कोवेलेंट सॉलिड, बट सल्फर एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूलर, फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूलर, एंड आयोडीन एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूलर. तो बेटा ये जो है सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, they exist as a molecular solid, पर अपना सिलिकॉन will exist as a covalent solid. इसीलिए कहते हैं बेटा एनसीईआरटी में जो टेबल दिया है वो बाय हार्ट करो, नहीं तो रोज दिन में 2 बार देखते जाओ, आपको याद आ जाएगा. सिलिकॉन will have a covalent solid, but remaining 3 will have a molecular solid. तो आंसर should be फर्स्ट ऑप्शन. ले लो बेटा, इसको भी बना लो. बना लिए. The correct statement, 7th है आई थिंक ना. हाँ बेटा, the correct statement for the molecule CSI3 is, बेटा first one, it is covalent molecule. भाई सही नहीं हो सकता. आपको एक बात बताऊं मैं, जब भी आपके आईआईटी मेंस में या आपके नीट में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो बेटा ये जो करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा, उसको कभी भी ऐसा डब्बे में डाल दो. सर हमारी तो ऑनलाइन एग्जाम चलती है. हाँ तो भाई जैसी ऑनलाइन चलती है ना, तो माइंड को पकड़ के रखो कि आप करेक्ट ढूंढ रहे हो. कभी कभी स्टेटमेंट में मालूम है पूछता करेक्ट है और हमको चारों में कहीं ना कहीं इनकरेक्ट दिखता, तो हम इनकरेक्ट को टिक कर लेते हैं. बहुत कंफ्यूजन होता है.
करेक्ट पूछा अंडरलाइन करो, इनकरेक्ट पूछा अंडरलाइन करो। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट, तो बेटा ये क्या आपका कोवेलेंट है? नहीं सर, कोवेलेंट नहीं हो सकता, राइट। सेकंड ऑप्शन दिया है सर इट कंटेन्स, हाँ बेटा, सर इट कंटेन्स सी एस के सर पे प्लस और I3 के सर पे माइनस। हाँ ये करेक्ट हो सकता है बेटा। क्यों? CsI3 मतलब सीजियम का प्लस होता है और I3 का माइनस होता है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि नहीं भाई ये +3 और ये -1 कर दो तो ये भी ऐसा हो सकता है, सर ये पॉसिबल ही नहीं है। अपना सीजियम कहां से आ रहा है? अल्कली मेटल। बेटा अल्कली मेटल विल हैव द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 बट नॉट द +3। मतलब आपका सीजियम +1 हो सकता है, +3 नहीं हो सकता है। तो आंसर शुड बी सेकंड ऑप्शन। बेटा थर्ड में दे दिया है कि सर इट कंटेन्स CS+3 एंड I-IN। ना भाई ये भी नहीं, ये भी नहीं। और फोर्थ हो सकता है कि सर इट कंटेन्स सीजियम आयन एक, आयोडाइड आयन एक और आपकी लैटिस की I2 मॉलिक्यूल एक। ना 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 ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ ये अकेला पॉसिबल है। सेकंड ऑप्शन सही है। डाउट है बेटा किसी को? नहीं है ना? लिखते चलो बेटा। इन्हें फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम ए इज एट कॉर्नर, ये तो सब बच्चों को आता है। बी इज एट फेस सेंटर्ड पॉइंट, FC पॉइंट मतलब फेस सेंटर्ड पॉइंट। if atom B is missing, if atom B is missing from one of the face centered point, अच्छा क्वेश्चन है। the formula of ionic compound is, बेटा पहला ऑप्शन AB2, सेकंड ऑप्शन A5B2, थर्ड ऑप्शन A2B3, फोर्थ ऑप्शन A2B5। हाँ बेटा ढूंढो ढूंढो, इसमें मिल जाए तो आंसर सबको मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये वाला, हमने किए भी है हमारी रेगुलर क्लास में, देखो हमने इसको किया भी है। वेरी गुड बेटा। पहले क्या करो, FCC में लैटिस एटम ए इज एट द कॉर्नर, तो बेटा ये तो पक्का है कि एटम ए आपके कॉर्नर में है। कॉर्नर होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन होती है 1/8, तो एटम ए 1 आ गया। अब क्या बोल रहा है? बी एटम इज प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, बी इज द फेस सेंटर। वेरी गुड भाई। कितने फेसेस है? 6, कंट्रीब्यूशन कितनी? 1/2। लेकिन कंडीशन डाल दिया सर, बेटा एक एटम बी, एक है, एक ही एटम बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर। तो बेटा जहां आप 6 लिखते हो, अब क्या करोगे? 5 लिख के काम करा लो, क्योंकि एक्चुअल में फेसेस 6 थे, लेकिन एक फेस में से एटम बी निकल गया। तो कितने फेस आउट ऑफ 6 में? 5 फेसेस के सेंटर में बी है। तो 5 इंटू 1/2, भाई कितना आ रहा? 5/2 करा लो, ला लो, कुछ नहीं होता। एटम ये यहाँ पर, 5/2 एटम ये यहाँ पर, राइट। अब पूछ रहा है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, बना के देखो ना भाई, बना के देखो क्या मिलता है। क्या मिलेगा? सर आपका ये ए है, ये बी है, ये एक है, ये 5/2 है, 2 गया ऊपर, या A2 या B5, ये फॉर्मूला कहीं, अरे मिल गया ना सर, फोर्थ ऑप्शन। दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। कोई डाउट बेटा किसी को? चलो जल्दी जल्दी कर लो बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट। आई नो टाइम वाज ओवर एंड ऑल, आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, बट क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ना। विल डू इट। बहुत क्वेश्चन है बेटा, 30-40 क्वेश्चन है, पर मैं इतना 30-40 क्वेश्चन अभी 21 में नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे करेंगे। विल डू इट। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऐसे करा के देंगे, आप लोग देख भी सकते हो बेटा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन है।
सर मेरे पास में एक मोनो क्लिनिक यूनिट सेल दिया गया था और उसमें उन्होंने पूछा कि रिलेशन ऑफ sides and angles are respectively. चलो इसके मैं आपको 4 ऑप्शंस दे दूं पहले, फिर जो मैं ट्रिक आपको पहले भी पढ़ाया था वो अभी बता दूंगा. बेटा a इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू से, a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c. बेटा a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c. अब यहां पर है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 बाई बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 इज नॉट इक्वल टू अल्फा. बेटा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90. अब ढूंढो बेटा, इसमें आपको मोनोक्लिनिक सिस्टम दिया है, ध्यान से देखिए, ये काम का है, बाकी कुछ भी काम का नहीं है. सिस्टम आपका मोनोक्लिनिक है और आपको राइट रिलेशन ढूंढने इसमें कैसे कर सकते हो. बेटा एक मैंने ट्रिक बताया था, CTOMHRT, अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है. CTOM, CTOMHRT, वेरी गुड. हाँ बेटा, क्यूबिक, राइट, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल. बेटा A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, राइट, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C. बेटा A इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, A is not equal to B, B is not equal to C, A equal to B, B is not equal to C, A equal to B, B is equal to C, right? लास्ट में बेटा ये आएगा A is not equal to B is not equal to C. सर आपको मोनोक्लिनिक होना था, मिल गया. ऑल आर नॉट इक्वल, कहीं तो है भाई, तीनों के तीनों नॉट इक्वल है सर. अब क्या करो भाई, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90. ये पहले तीन तो ऐसे ही थे C2MHRT में. आखिरी वाला था बेटा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90, राइट. तो मोनोक्लिनिक में नॉट इक्वल तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, निकाल दो, राइट. अब ये रह गया आपका बेटा, ये मोनोक्लिनिक में आपके तीनों भी इक्वल नहीं आते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या ये. तो आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन, राइट. आप देख लीजिए बेटा, यहाँ लिखा हुआ है मोनोक्लिनिक में, व्हाट इज दैट, कि यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 विच इज नॉट इक्वल टू अल्फा. एक्चुअली होता है क्या बेटा, वहां पे अल्फा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 बट गैमा इज इक्वल टू 120 वाला कंसेप्ट है. लेकिन आप देख लेना, ये तीनों मैंने आपको याद करने को बोला था, एंड आंसर शुड बी व्हाट, थर्ड वन. सो 9 का जो आंसर आ गया बेटा, दैट इज द थर्ड वन. कोई डाउट बेटा, क्योंकि मोनोक्लिनिक में गैमा की वैल्यू 90, गैमा की वैल्यू 90 आती है बेटा, और अल्फा बीटा गैमा, राइट, बीटा एंड गैमा इज इक्वल टू 90 बट 90 डिग्री इज नॉट इक्वल टू अल्फा. आपको मोनोक्लिनिक में दिया है, ये एनसीईआरटी का बेटा टेबल में आता है, देख लेना आप. तो आंसर शुड बी दिस वन, थर्ड ऑप्शन फॉर दिस वन. कोई डाउट सर यहाँ तक किसी को?